एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, इंसिडेंट की वेवलेंथ गिवन है, एयर से वाटर में जा रही है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वाटर द फ्रीक्वेंसी बताओ और स्पीड बताओ और वेवलेंथ बताओ कि जब वो लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही हो और जब वो लाइट रिफ्रैक्टेड हो रही हो। देखो दोनों के केस में अलग अलग लेना है। वेव जब रिफ्लेक्टेड की बात होगी तो उसमें स्पीड तो चेंज होगी नहीं लाइट की, क्योंकि मीडियम सेम है। तो वहाँ से भी आपको फॉर्मूला लगाना है, सी इज इक्वल फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वहाँ से आपको फ्रिक्वेंसी निकाल देनी है, स्पीड सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी जब स्पीड सेम है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टेड रे की। रिफ्रैक्टेड रे में जब वो एंटर करेगा तो मीडियम चेंज हो जाएगा, तो वहाँ आपकी लाइट जो है ना, जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी। जब लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी तो वहाँ वहाँ जो वेवलेंथ बनेगी, तो न्यू वेवलेंथ जो होती है वो जो प्राइमरी जो वेवलेंथ है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। देखो ये लिखा हुआ है ना, लेमडा ऑफ मीडियम इज इक्वल लेमडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से लेमडा निकला है, लेमडा निकल आएगा। फ्रिक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड होती नहीं है, मीडियम पर वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ से आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल लोगे। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़े होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जिस भी मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला जनरेट करके बी इज इक्वल सी अपॉन म्यू कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है पॉइंट सोर्सेज से तो वो स्फेरिकल उसकी वेव फ्रंट बनेंगे, क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, रे ऑप्टिक्स के। ठीक है, वेव फ्रंट। अगर लाइट इमर्ज हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से पॉइंट सोर्सेज से, तो वो देखो पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल मतलब प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और थर्ड की बात करें तो पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार, जब वो बहुत प्लेन की बात करेंगे, बहुत बड़ा होगा, तो एज ए प्लेन वेव फ्रंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास क्या होगा, वही फॉर्मूला लगना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम। तो यहाँ से आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में मिल जाएगी, दैट्स इट। Speed of light in glass independent of color of light. If not, which of the two colors red and violet travels slower in the glass frame? हम जानते हैं जो नीचे कलर होता है वो वायलेट होता है, ऊपर होता है वो रेड होता है। ध्यान देना है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका जो वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्पीड भी ज़्यादा है ना। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्पीड। तो अगर यहाँ स्पीड की बात करें किसकी कम होगी, तो वायलेट की स्पीड कम होगी, क्योंकि इसकी जो डेविएशन है वो ज़्यादा है। जिसकी स्पीड कम होगी वो अच्छे से मुड़ पाएगा। ठीक है, तो इसमें वायलेट कलर हो जाएगा। 10.4 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाई डीएससी का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है जो सिलेट्स है ना, सिलेट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 mm, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है। और जो स्क्रीन रखी है ना, सिलेट और स्क्रीन की जो बीच की डिस्टेंस है वो 1.4 मीटर अवे है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंग इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर, मतलब फोर्थ ब्राइट फ्रिंग की आपको वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लो। तो होता क्या है, जो हमारा इसमें यूज होगा बाई इज इक्वल एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, यूज करके आपको क्या निकाल लेना है, वेवलेंथ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। as 4i, save each intensity is I naught, I can write 4i naught cos square phi by 2, where the phase difference phi can be given as 2 pi by lambda multiplied by delta, which is the path difference. Initially, path difference is equals to lambda. This implies phase difference we are getting is 2 pi by lambda into pi. This implies the resultant intensity, which is given us as K, is equals to P. This implies the phase difference will become
2 pi by lambda multiplied by lambda by 3. So this 2 pi by 3. This implies the new resultant intensity IR dash is problem. क्वेश्चन नंबर 6 ही कह रहा है जिसमें दो वेवलेंथ गिवन है, एक है 650 नैनोमीटर, एक है 520 नैनोमीटर, यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन अ बाईडीएससी में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट कह रहा है डिस्टेंस बताओ थर्ड ब्राइट फ्रिंज की ऑन स्क्रीन फॉर्म। अगर वेवलेंथ आपको 650 नैनोमीटर लें, अगर इसमें ब्राइट फ्रिंज दे रखा है तो भाई 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी सब वैल्यू गिवन है, आपको थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस निकाल देनी है। पार्ट बी क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अगर दोनों वेवलेंथ कोइंसाइड करें तो सेंट्रल से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर वो सेंट्रल से कोइंसाइड करेगा तो क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 nanometer wavelength has a lesser fringe width, so it will coincide with n minus 1th bright fringe of 650 nanometer wavelength, because the 650 nanometer has a higher fringe width, so one fringe less than 520 nanometer will coincide with the nth fringe of 520 nanometer. This implies here we use n lambda d by d should be equals to n minus 1 lambda dash d by d, because here lambda dash we are using for 650 nanometer not. So here if we analyze the situation, that means fifth bright fringe of 520 nanometers coinciding with the fourth bright fringe of 650 nanometer. This implies here if we calculate the value of x naught, it is n lambda d by small d. So this 5 into lambda is 520 into 10 to power minus 9 multiplied by this is d is 1 into 10 to power minus 1.56 mm. That's the result of क्लियर, यहाँ से वो वैल्यू रख देंगे एक्स नॉट, एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी इक्वेट कर देना है कि इसकी वेवलेंथ इतनी आ रही तो इसकी कितनी आएगी, एन माइनस 1 कर देंगे न्यू वेवलेंथ की इसका। तो कॉन्साइड करेंगे मतलब यूज होना चाहिए, दोनों ही ब्राइट कॉन्साइड करेंगे तो उसके हमने जो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा थी उसके हमने जो एक ब्राइट कम माना, तो हम जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू रख देंगे। जब एन की वैल्यू 5 आ जाएगी तो वहाँ से हम ब्राइट फ्रिंज निकाल लेंगे, चाहे आप 520 वेवलेंथ के साथ रखो या 650 वेवलेंथ के साथ रखो, आपको डिस्टेंस वही आएगी 1.56 nm। दैट्स इट। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। of fringe can be given as here theta f can be given as beta by d. Here beta is the fringe width, d is the separation, and the value of beta we know it is lambda d by small d, where small d is the slit separation. डायरेक्ट आप दे सकते हैं लैम्डा, This is capital D, which is given as lambda by d. So here small d is a constant, but if the whole setup is immersed in एक मिनट, अगर ये किसी मीडियम में हो रही थी तो आपको जो फ्रिंज विड्थ निकालनी थी, अगर फ्रिंज विड्थ उसकी बीटा है तो उसकी जो न्यू फ्रिंज विड्थ होगी इन मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो म्यू अपॉन म्यू बीटा अपॉन म्यू ये हो जाएगी बी डैश के इक्वल। ठीक है, सेम एज क्या होगा, अगर आपका एंगुलर विड्थ फ्रिंज में इतनी है थीटा, अगर वो किसी मीडियम में हो रही जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो वो क्या हो जाएगी थीटा अपॉन म्यू, ये हो जाएगी एंगुलर विड्थ ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, दैट्स इट। or क्वेश्चन नंबर I to be की the बात करते हैं, Brewster angle, बात करेंगे ना। we must use I plus R must be equals to 90 degree. So here if we use by Snell's law,
we can write sine I is equals to mu of glass times sine R, because air is having refractive index 1 and glass is having refractive index mu g, which is given to us as 1.5. So in this situation, इसमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि ब्रेस्टर एंगल की कंडीशन होती है। तो इसमें स्नेल्स लॉ लगाना है एट पॉइंट 90 डिग्री जहाँ बना हुआ है उस पॉइंट पर, जो सेपरेट कर रहा है लाइन वहाँ पर बनाना है। तो साइन आई इज इक्वल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ऑफ ग्लास है तो ग्लास का साइन आर, ठीक है। ये भी हम कंडीशन देख चुके थे कि इसमें क्या बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जब रखेंगे तो आर की वैल्यू 90 माइनस आई रख देना है, तो यहाँ से आपको जो निकल के आएगा 10 आई इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, यहाँ से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्टर एंगल। उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, देखो वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस की बात करें तो उस पर ये लाई कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो वेवलेंथ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, और ईयर में हो रहा है तो मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸, वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, ठीक है। वही फॉर्मूला लगेगा, C इज इक्वल म्यू इंटू लैम्डा, दैट्स इट। फॉर व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट। जब उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्ट के इक्वल होता है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 45 × 45 दैट इज कॉल्ड 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 45 डिग्री, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस विच समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ denoted by ZF is given as, here ZF is given as A square by lambda. So we substitute the numerical value here. It is 4 into 10 to the power minus 3 whole square divided by 400 into 10 to the power minus 9 meter. Simplifying this, giving us 40 meter. That's the result of this problem. The distance up to which we can consider